जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों का जो में अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 12 से अगर 35 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और मौलिक अधिकार संविधान के किस में, वो भाग 3 में है। ठीक है। अब जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को बना रहे थे तो उन्हें जो देखा कि यार हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश की जो जनता है, उनके लिए क्या है, मौलिक अधिकार रखने ज़रूरी है। ठीक है। तो उन्होंने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए फिर, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मूल अधिकार जो है संविधान में कितने से, 12 से 35 तक है। अब इसमें बात करते हैं कि भैया इनकी संख्या क्या रही, प्रकृति क्या रही और संशोधन का अधिकार किसे और संरक्षण किसे प्राप्त है। तो बात करते हैं कि संख्या की। तो देखिए मूल अधिकार जो है, अगर इनकी संख्या है तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। तो यानी कि 7 थी पहले, अब 6 हो गई, तो यानी कि 1 कम हो गया। जो 1 कम हुआ है वो कौन सा है, हुआ है संपत्ति का अधिकार कम, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया और संविधान कहाँ रखा, संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 में रख दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है। तो मूल अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, वादयोग्य है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय भी है। ठीक है। अब बात है इनका संशोधन का अधिकार किस है। अगर मूल अधिकार में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उनमें संशोधन भी किया जाएगा। तो संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उन्हें संरक्षण भी दिया गया है भाई। तो संरक्षण किसे है, तो न्यायपालिका द्वारा उन्हें संरक्षण दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो हमने बताया कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वो 6 कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। और जो छठा है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान के आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनको क्या कहा, संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। किसको, अनुच्छेद 32 को, सॉरी संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है कि विश्व में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब आती है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के समुचित एवं बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। यानी कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है कि व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वे जरूरी हैं। अगर व्यक्ति के नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति का उसका बहुमुखी विकास ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है। तो भैया इन अधिकारों को मौलिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन अधिकारों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। अब प्रमुखता से स्थान दिया गया तो प्रमुखता से कहाँ स्थान दिया, तो यह भारतीय संविधान में स्थान दिया गया प्रमुखता के साथ में। नेक्स्ट है कि भाई इनकी मांग सबसे पहले की गई। तो सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में की गई थी। ये मांग 1791 में अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र से प्रेरित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1915 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान मूल अधिकारों की मांग की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था और इसी में उन्होंने कहा कि भैया देखो भारतीयों के लिए जो है ना, और हमें सभी जो जनता है उनके लिए क्या है, या मूल अधिकार का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले किसमें की, 1915 में होम रूल आंदोलन के दौरान की गई थी। तो वर्ष 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई थी। 1925 में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया बिल आया
उसमें भी क्या है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, भाई मौलिक अधिकार चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया इन मौलिक अधिकारों की जो है अनुशंसा किसने की, किसने कहा कि भाई मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया जाए। तो परामर्श समिति की सिफारिशों की अनुशंसा पर इसके लिए क्या बने, एक परामर्श समिति बनी। इसने अनुशंसा करी, और यानी कि सिफारिश भी, अनुशंसा का मतलब है सिफारिश, मतलब कि कहा, रिक्वेस्ट करी, सिफारिश करी कि संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ कब हुआ, 1931 में। देखो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद 27 फरवरी 1947 को संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया गया। तो यानी कि मूल अधिकार के लिए जो एक समिति बनाई गई थी उसका नाम था परामर्श समिति, और इसका गठन कब हुआ, 27 फरवरी 1947 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। ठीक है। इस उप समिति के सदस्य कौन कौन थे, के एम पणिक्कर, राजकुमारी अमृत कौर, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, मीनू मसानी, के टी शाह तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इसके क्या थे, सदस्य थे। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखा गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, कि भाई क्यों इतने विशेष हैं मूल अधिकार। हर जगह बात होती है मूल अधिकारों की, तो उनमें कोई खास बात तो ये होगी, उसलिए एक विशेषता रखी गई है, क्यों विशेष है मौलिक अधिकार। तो कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30, ये भारतीय नागरिकों के लिए, और बाकी जो है वो सभी के लिए हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। ठीक है। ये राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, यानी कि राज्य जब अपनी मनमानी चलाएगा तो उसके विरुद्ध ये खड़े हो जाएंगे मौलिक अधिकार। तो कुछ मौलिक अधिकार तो नकारात्मक विशेषता रखते हैं और कुछ सकारात्मक विशेषता रखते हैं। ठीक है। तो मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है समय के अनुसार, यानी कि संसद इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। मान लिया अभी आंतरिक विद्रोह या कोई बाह्य विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 19 के जितने भी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो बाधित हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार में और तरह के कोई समस्या है तो और मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। तो संसद क्या करती है, संशोधित कर सकती है। इनका कोई भी खत्म करना हो, जैसे हमने आर्टिकल 31 में खत्म कर दिया संसद ने, उसको संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 के में रख दिया, तो उसमें कोई भी जो है संशोधन कर सकती है। ये संशोधन का अधिकार किसको है, संसद को। हमने शुरुआत में भी बात करी थी इसकी। चलिए बात करते हैं कि मूल अधिकार और संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें सरकार, संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार संस्था तथा अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ठीक है, ये सब शामिल है। ये सब क्या है, राज्य हैं। और इसको परिभाषित किस में किया गया, अनुच्छेद 12 में। तो यानी कि पूछा जाए कि अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है, तो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 का। तो अनुच्छेद 13(1) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के तहत प्राप्त अधिकारों को छीनती या अल्पीकरण करती हो। ऐसी विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जो संविधान के उल्लंघन में बनाई गई है। मतलब कि राज्य को ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई ऐसी विधि का मतलब है कानून, ऐसा कोई कानून बनाएगा जिसके द्वारा नहीं बनाएगा, जिसके द्वारा जो है अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर ऐसी कोई विधि बना देता है जिससे कि मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो क्या होगा, वो विधि क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 13(1) कहता है। 13(2) क्या कहता है कि 13(2) कहता है कि इसके तहत विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, अल्पविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि तथा प्रथा, इसके तहत प्रथा, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, रूढ़ि तथा प्रथा इसके तहत आती है। तो इस प्रकार की विधियों द्वारा यदि मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। तो अगर मान ले कोई विधि बनाई गई है राज्य के द्वारा, तो उसे क्या है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो आर्टिकल 14 से 18 की बात की है समानता का अधिकार। चलिए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं डिटेल से। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का मूल अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्षमता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य की बात की जा रही है, हम बात कर लिख देते हैं कि अनुच्छेद 14 संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का या समानता का मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो राज्य समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में से 18 तक की बात कर रहा है, और 14 से 18 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भैया अनुच्छेद 14 क्या कहता है। इसमें दो बात जो कही गई है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये एक बात तो ये कही गई है। दूसरी बात कही गई विधि के समान संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, तो यह वाक्य या वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तथा यह एक नकारात्मक वाक्यांश है। नकारात्मक क्यों है कि संविधान जो है संविधान राज्य पर यह कर्तव्य राज्य को यह कर्तव्य देता है कि वह सभी व्यक्ति हेतु समान विधि बनाएगा तथा उसे सभी लोगों पर समान रूप से परिवर्तित करेगा। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और विदेशी राजनयिक हैं, इनके लिए समान विधि नहीं बनाई जा सकती। लिख देते हैं चलो उसको भी। यह एक नकारात्मक वाक्यांश है क्योंकि संविधान राज्य पर यह कर्तव्य
अधिरोपित करता है कि वह सभी व्यक्ति हेतु समान विधि बनाएगा। तथा उसे सभी लोगों पर समान रूप से परिवर्तित करेगा या लागू करेगा। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल उच्च तथा उच्चतम न्यायालय एवं विदेशी राजनयिकों के संदर्भ में एक समान विधि नहीं बनाई जा सकती। जबकि दूसरी जो वाक्यांश था इसमें विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया था? तो यह है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान से लिया गया है। तथा यह एक सकारात्मक वाक्यांश है। ठीक है कि अभी सकारात्मक क्यों है कि भाई समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले सभी व्यक्ति एक समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है, तो इसीलिए जो है इसको सकारात्मक बोला। ठीक है भाई, अब आती है अनुच्छेद 14 तो हो गया, अब आती है अनुच्छेद 15 की कि भाई अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 तो देखिए अनुच्छेद 15 वो राज्य को कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राज्य क्या है? किसी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है भाई। अब ये इसके दो पार्ट हैं, 15(1) और 15(2). तो अनुच्छेद
15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के या इनमें से किसी के आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि राज्य का दायित्व है क्या है कि नागरिकों को केवल धर्म, केवल शब्द जुड़ा है यहाँ पर, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर इन विभेद नहीं करेगा। तो भाई इनके आधार पर तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा कोई और आधार बनता है तो उस पर कर सकता है। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल है या कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी है सरकारी, ठीक है, तो उसमें कोई विद्यार्थी जो है एडमिशन लेने के लिए गया। अब वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि भाई 55% एडमिशन, 55% मार्क्स होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। अब किसी विद्यार्थी के जो मार्क्स आए हैं वो 33% आए हैं, तो वहाँ दावा नहीं ठोक सकता कि भाई आप 15(1) का उल्लंघन कर रहे हो। भाई उसने 15(1) में कहा गया कि भाई जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन इस आधार पर तो कर सकता है ना विभेद, भाई तुम्हारे मार्क्स कम आई हैं, उसके जो है ज़्यादा आई हैं, तो जो हमने कैटेगरी बनाया हुआ है तो इस आधार पर तो विभेद हो सकता है, लेकिन इन आधारों पर नहीं होगा। तो 15(1) तो ये कह रहा है। 15(2) क्या कहता है उसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 15(2) क्या कह रहा है, चलिए। वो 15(2) कह रहा है कि नागरिक, यहाँ पे नागरिक को कह रहा है। नागरिक कौन? जनता, भारत की जनता, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा है कि 15(2) के तहत कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, पहला दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने पर मनाही नहीं करेगा। ये व्यक्ति का है कि क्या कहा इसमें कि 15(2) के तहत कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर
इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से मनाही नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उल्लंघन हो जाएगा, सजा हो जाएगी। दो क्या कहता है, पूर्णतः या भागतः है, पूर्णतः या भागतः सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद का मतलब है भेदभाव। अब इसके क्या है, दो अपवाद हैं। 15 के अनुच्छेद 15 के दो अपवाद हैं। पहला कौन सा है, ये जो है पहला अपवाद, यानी कि अनुच्छेद 15 जो 3 के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, 15(3) क्या कहता है कि 15(3) के तहत राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित, यानी कि नहीं रोका जाएगा, करने से नहीं रोका जाएगा। दूसरा क्या है इसका अपवाद, जो 15(4) के नाम से है, अनुच्छेद 15(4), ये क्या कहता है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष उपबंध करने से मना नहीं करेगा। विशेष उपबंध करने से मना नहीं करेगा। तो ये इसका अपवाद हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 16 की तरफ। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। अवसर का लोकनियोजन का मतलब है नौकरियां। प्रावधान किया गया है राज्य के तहत किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। समान अवसर दिया जाएगा। अब इसके भी अपवाद हैं कुछ 16 के। और 16 के अपवाद क्या है कि भैया देखो, अपवाद में लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि संसद विधि द्वारा संघ के राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे अपने अधीन किसी नियोजन का मतलब है पद हेतु उस राज्य के निवास विषयक योग्यता की अपेक्षा करें। मतलब कि संसद ने कहा है विधि द्वारा संघ के राज्यों को, संघ का मतलब है यूनियन यानी कि भारत के राज्यों को अधिकार दिया है कि भाई वे अपने अधीन किसी पद पर जो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें क्या है निवास विषय की योग्यता लगा सकते हैं कि भाई वो वहाँ का निवासी होना चाहिए। जैसे कि कोई भी स्टेट अपनी वैकेंसी निकाल रहा है तो पहले वो अपने राज्य को देगा और बाद में अदर को ले, इसलिए उसने रेशो रखा है 70-30 का, है ना, 80-20 का, इस तरह से है कि पहले वहाँ के व्यक्ति को लेगा। अगर वहाँ का व्यक्ति होगा तो वहाँ का मूल निवास लगवाएगा तो तब होगा। और दूसरा अपवाद है कि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के विचार में राज्य की तहत सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनकी नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण हेतु विधि बना सकता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए विधि बना सकता है। तो ये थे 16 के अपवाद। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की कि भाई अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का निषेध करता है तथा उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, तो यानी कि अस्पृश्यता का निषेध करता है तथा उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। ठीक है भाई, ये अनुच्छेद 17 था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18, देखिए अनुच्छेद 18 क्या है कि उपाधियों का अंत है, जो भी उपाधि दी गई उसका अंत। लेकिन उसने क्या किया है संविधान में, 4 चीज़ों को छोड़ दिया, 3 चीज़ों को सॉरी। एक तो शैक्षणिक सेवा और सैनिक, इनको छोड़कर बाकी जो भी उपाधियां थी उनका अंत कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है। और इसने 3 चीजें छोड़ी हैं, एक तो शैक्षणिक क्षेत्र, सैनिक और समाज सेवा। इनको छोड़कर बाकी जो उपाधियां थी
सबका अंत कर दिया। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि सन 1954 में क्या हुआ था कि सन 1954 में भारत सरकार द्वारा 4 सम्मान, भारत सरकार द्वारा 4 सम्मान, कौन कौन से थे 4 सम्मान? पहला था भारत रत्न, दूसरा था पद्म विभूषण, तीसरा था पद्म भूषण, और चौथा था पद्मश्री। की शुरुआत की गई थी? ठीक है, लेकिन भारत रत्न जो था 1977 में बंद कर दिया गया था। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें पुनः शुरू किया। अब बाकी जो आर्टिकल हैं हमारे 18, 19, 20, 21, 22, 32 तक के, 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं हम अगले क्लास में हम शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।